जी बेटा, तो आज इंशाल्लाह हम ग्राम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले हम जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह ग्राम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। उससे पहले ग्राम्स लॉ से रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूलाज हैं उसको एक नज़र देख लेते हैं। ये 3 फार्मूलाज ग्राम्स लॉ से रिलेटेड हैं। ग्राम्स लॉ क्या कह रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to its molecular mass or density. स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिकुलर मास और डेंसिटी, इसका ये मतलब होता है कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी कि उसके फैलने की जो ताकत होती है, सकत जो होती है, जिस स्पीड से वो फैलती है, वो गैस वो डिपेंड करती है, वो रेट, वो स्पीड डिपेंड करती है उसके मॉलिकुलर मास और डेंसिटी पर। किस तरीके से डिपेंड करती है कि अगर ऐसी गैस हो जिसका मास ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि भारी जो गैस होती है उसका जो भारी गैस होती है उसको डिफ्यूज होने में टाइम ज्यादा लगता है, और जो हल्की गैस होती है उसको डिफ्यूज होने में टाइम कम लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ग्राम्स लॉ की थ्योरी, जो मैं थ्योरी वैसे भी पढ़ा चुका हूं, जस्ट एक रिवीजन दे रहा था। ये फॉर्मूलाज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो अपने पास। फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। कर लिया? सर ये रिपीट कर दीजिएगा जो आपने बोला ग्राम्स लॉ का। बेटा, ग्राहम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी किसी, अब एक कमरे में आप स्प्रे करते हो, रूम स्प्रे, तो उसकी स्प्रे की जो स्मेल होती है वो रूम में थ्रू आउट फैलती है, ऐसे ही है ना? तो अब ये है कि दो गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल, वो रूम में फैलना चाह रही हैं, ठीक है, वो रूम में फैल रही हैं, दो गैसेस हैं, वो रूम में फैल रही हैं। अच्छा, अब उन दो गैस में से एक गैस ए है और एक गैस बी है। जो गैस ए है, फॉर एग्जाम्पल, उसका मास है 10, और जो गैस बी है, फॉर एग्जाम्पल, उसका मास है 20। तो जो गैस ए है जिसका मास 10 है वो रूम में जल्दी फैल जाएगी, और जो गैस बी है जिसका मास 20 है वो रूम में देर से फैलेगी। बस ग्राम्स लॉ इतना कहता है। ठीक है, ओके सर। एक मिनट बेटा मुझे दीजिएगा जरा प्लीज। जी सर। ओके, तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये नोट कर लिए आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज? कर लिए बेटा, या स्क्रीनशॉट लिया है? जी सर, पहले ही कर ओके, लीजिएगा। अच्छा देखो, सिर्फ मास नहीं, ये डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट होता है। तो जैसे मास पे डिपेंडेंट है ना, वैसे डेंसिटी पे है। यानी कि जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी वो देर से डिफ्यूज होगी, और जिस गैस की डेंसिटी कम होगी वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखने की है। बाकी बात फिर इंशाल्लाह आप न्यूमेरिकल्स करते चलोगे तो आप लोगों को समझ में भी आता रहेगा कि किस तरीके से ये हो रहा है, क्या करना है इसका। तो ये आ गए न्यूमेरिकल्स ग्राम्स लॉ के। स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब इसका डाटा बनाऊंगा सबसे पहले। अच्छा, डाटा में ना इसमें अप्रोच होती है ये कि जैसे दो गैसेस दी जाती हैं इस न्यूमेरिकल में, हमेशा आपको दो गैस दी जाएंगी, याद रखना। ठीक है, देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड SO2, दो गैसेस हैं, एक HCl है और एक SO2 है। ठीक है, इज प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर, ये दो गैसेस एक क्लोज कंटेनर में है। व्हाट वुड बी द कंपैरेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन? कंपैरेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन क्या होंगे दोनों के, ऑफ दीज गैसेस थ्रू पोरस वॉल्स? रेट ऑफ डिफ्यूजन बताना है। अच्छा ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए R1 इसको ले लिया, R2 इसको ले लिया। अच्छा, अब इस गैस HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? M1। इस गैस SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? M2। M1 HCl का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? HCl, हाइड्रोजन के एटम का मास 1 होता है, प्लस लगाओ, अगले एटम पे जाओ, 35.5 क्लोरीन का होता है, प्लस कर लो, कितना हो जाएगा बेटा? 36.5 हो जाएगा ये। ठीक है, आपने लिख लिया 36.5 AMU।
SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सल्फर का 32 होता है एक एटम का मास, 2 ऑक्सीजन का भी 32 होता है, प्लस कर लो 64 हो जाएगा। अगर आपको मासेस याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो बात कह रहे थे कि सर ये कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है? कंपैरेटिव का मतलब ये है कि मुझे HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं पता। सही है, मुझे HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं पता, ना मुझे SO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन पता है, मुझे दोनों में से किसी का भी रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इन दोनों के दरमियान कंपैरेटिव रेट क्या है। जैसे कि देखो, कभी कभार हमें चीजों के एग्जैक्ट वॉल्यूम का अंदाजा नहीं होता। जैसे कि मिसाल देता हूं, आपके पास घर में 2 ग्लासेस हैं एक जैसे, एक ग्लास में आधा पानी है और एक ग्लास में पूरा पानी है। अच्छा, दोनों हैं आइडेंटिकल, दोनों ग्लासेस हैं आइडेंटिकल। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको ये तो नहीं पता कि ग्लास 300 मिलीलीटर का है, 400 मिलीलीटर का है, 200 मिलीलीटर का है, 250 मिलीलीटर का है। हाँ, आप अंदाजे से बता सकते हैं कि जो एक गिलास पानी वाला ग्लास है वो आधे ग्लास के मुकाबले में भरा हुआ है। आप उसको बोलेंगे कि यार ये इसके मुकाबले में 2 गुना है, ऐसा ही है। यस सर। ये वाली बात समझ में आई? मिसाल समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो बस इसी तरीके से अब मुझे दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं पता, मैं सपोज कर लूंगा कि HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन है 1, और यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा कि मैंने इसको सपोज किया है। ये फनकारी हर जगह नहीं करना कि कहीं वैल्यू नहीं पता तो सर ने कहा था सपोज कर लेना, ये यही हो सकता है सिर्फ। और R2 पता कर लूंगा, सिंपल हो गया। सही है। सर जहाँ कंपैरेटिव बोलेंगे उधर सिर्फ सपोज करेंगे। यार बेटे यहाँ कह सकते हैं, चलो ऐसा कह लो, क्योंकि कंपैरेटिव का लव और किसी न्यूमेरिकल में आएगा ही नहीं पूरे कोर्स में। ठीक है। अब सॉल्यूशन करना है तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, सर हम ये सपोज क्यों कर रहे हैं? बेटा अगर हम सपोज नहीं करेंगे, हमें दोनों ही चीजें नहीं पता ना। कोई एक चीज तो पता हो तभी तो दूसरी चीज निकालोगी। अब कोई एक ही चीज नहीं पता तो दूसरी चीज कैसे निकालोगी? मैं भी समझाता हूँ, जरा फॉर्मूला लिख दूं अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। अब ग्राहम्स लॉ के 3 फॉर्मूलाज में से यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहां पर फॉर्मूला लगेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान देना, R1 के सामने M2 है और R2 के सामने M1 है, सही है ना? अब जरा देखो बेटा, फॉर्मूला में कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4। जो कैलकुलेशंस होती हैं अलजेब्रिक कैलकुलेशन, तुम लोग कर भी चुके हो, तुम लोग को पता भी है कि अगर चारों वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल की वैल्यू हमें पता हो तो चौथे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2 की वैल्यू पता है और 2 की वैल्यू नहीं पता तो कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं कर सकते। सही है ना? जी सर नहीं कर सकते। बस ये इसी तरीके से। अब R1 की जगह R1 की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन R2 ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट M2 64, M1 क्या है 36.5। अब इन दोनों का जरा रूट निकालना, 64 अपॉन 36.5 अंडर रूट में रख के डायरेक्ट ही निकाल लेना। आंसर बताओ बेटा। सर 0.219। आया 0.219। अब ये वैल्यू जो आई है 0.219, ये तो 1 अपॉन R2 की आ रही है, मुझे तो R2 की वैल्यू चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R2 ऊपर आ जाएगा
बल्कि मैं एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, इस वाले में बेहतर रहेगा। 1/0.219 इधर आ जाएगा और R2 यहाँ ऊपर चला गया। अब 1/0.219 देखकर बताना जरा कितना आ रहा है। सर 4.566। 4.566 नहीं बेटा, सही नहीं आ रहा बेटा, तुम लोगों ने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है। देखो 64/36.5 है, 64 डिवाइडेड बाय 36.5 क्या आया, 1.75 आया। 1.75 का मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ये ले लिया, स्क्वायर रूट क्या आया, 1.32 आ गया। तो ये तुमने 0.219 क्यों लिखवा दिया भाई, गलती हो गई, समझ में आई गलती। यस सर। ये हो गया 1.32, ठीक है। अच्छा अब जब 1.32 इधर आएगा तो ये यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा 1.32। अच्छा 1.32 से अब मुझे चूंकि 1 को 1.32 से डिवाइड करके R2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.32 0.75 आ गया, 0.75 टाइम्स, और यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए। अब ऊपर से जाके आंसर मैच भी कर लो, जबकि ऊपर आंसर कुछ और है। क्या है आंसर यहाँ पर, 1.32। 1.32 है, और यहाँ पर क्या आया, 0.75 आ गया। सर आपका आंसर गलत आ रहा है ना, गलत आ रहा है ना जी बेटा। अब आज के जो क्वेश्चन फिलहाल आपके, क्या ख्याल है बेटा, गलत आ रहा है, जवाब दो। सर अभी हम R1 फाइंड नहीं करेंगे। R1 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है ना, R1 को तो हमने 1 सपोज किया हुआ था, बस खत्म। देखो ये जो सवाल है ना, ये है कि R1 आपने सपोज कर लिया 1, R2 का आंसर क्या है 0.75। इसका मतलब यह है कि R1 जो भी होगा उस R1 की वैल्यू का 75% होगा R2, यानी कि 0.75% होगा, यानी कि जो R2 की वैल्यू होगी वो R1 से थोड़ी सी कम होगी, आसान लफ्जों में। यानी अगर R1 मिसाल के तौर पर आपके पास 1 है, तो R2 आपके पास पौना है। पौना आपको पता है 1 नहीं होता। अब सवाल ये है कि सर क्या ये आपका आंसर सही है, तो बेटा मैं आपको दूसरे रिस्पेक्ट से भी ये करके दिखा देता हूँ, तो आपको बेहतर अंदाज में मेरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको दूसरे दूसरे डायरेक्शन में भी सॉल्व करता हूँ। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं R2 को इस वाली कंडीशन में मैं R2 को सपोज कर रहा हूँ 1, और इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये दूसरी कंडीशन है, ताकि मैं ये वाले आंसर से मैच करवा दूं और आपको एक बात समझा दूं, सही है ना। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ फॉर्मूला क्या है, R1/R2 √M2/M1 है, सही है। तो इसमें आपने R1 आपको नहीं पता ना इसमें, और R2 पता है, तो R1 ऐसे ही रहेगा, R2 को आपने 1 सपोज किया हुआ है। अच्छा M1 क्या है 36.5 और M2 है 64, सही है। अब कैलकुलेट करो दोबारा से, 64 डिवाइडेड बाय 36.5 कितना हो गया, 1.75। इसका स्क्वायर रूट देखो क्या आ रहा है, 1.32, यानी कि R1 की वैल्यू क्या आ रही है
1.32 टाइम्स। अब दोबारा से सवाल को समझो। सर ये दो अलग अलग आंसर्स कैसे आ रहे हैं? ये भी आंसर है सर, ये भी आंसर है। देखो अगर R1 को 1 सपोज करके R2 निकालोगे तो आंसर ये आएगा, और अगर R2 को 1 सपोज करके R1 निकालोगे तो आंसर ये आएगा। सर पेपर में कौन सा सही होगा? बेटा दोनों में से कोई भी कर लो, सही होगा। हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा करना है? बेटा पता करने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई सा भी कर लो, किसी को भी 1 सपोज करो, कोई भी निकाल लो, आंसर सही आएगा। सिंपल हो गया। ठीक है बेटा। अब ये जो आंसर आया 1.32, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन सल्फर डाइऑक्साइड का 1 होगा तो HCl गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सल्फर डाइऑक्साइड के मुकाबले में ज्यादा होगा। कितना होगा? 1.32 टाइम्स होगा। सिंपल। अब आई बात समझ में? बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है। अब हम ये दूसरा सवाल भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और पिक्चर क्लियर हो। डेटा सबके साथ सबसे पहले 400 centimeter of helium gas effused from a porous container in 20 seconds. How long will sulfur dioxide gas take place? दो गैसेस हैं, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड। 400 सेंटीमीटर क्यूब is helium gas diffuse from a porous container। वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, ये तो 400 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो। इन 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ है 20 seconds। How long will SO2 gas take to effuse from the same container? कंटेनर सेम है यानी इसका वॉल्यूम भी 400 ही है। हाउ लॉन्ग कह रहा है, क्या मालूम करना है? हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम मालूम करना है। ये V1 है, ये V2 है, ये T1 है, ये T2 है, ये M1 होगा। हीलियम गैस का मास 4 AMU और SO2 गैस का मास अभी ऊपर भी निकाला था हमने, कितना होता है? 64 AMU। सर हम सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट नहीं करेंगे क्या? बेटा जरूरत नहीं है, जरूरत के मुताबिक कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो इसमें कन्वर्ट करने की कोई वजह नहीं है। कन्वर्ट हम वहां करते हैं जहां पर हमारे पास मिसाल के तौर पे एक वॉल्यूम दिया हुआ हो सेंटीमीटर क्यूब में, एक वॉल्यूम दिया हो डेसीमीटर क्यूब में। अब या तो सेंटीमीटर क्यूब वाले को डेसीमीटर क्यूब में कर लो या डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कर लो। तो हम सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में ले जाते हैं अमूमी तौर पर। अब इस सवाल में गौर करो, दोनों ही वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिए हमें, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ के मुताबिक बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1। अब आप बोलोगे सर यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें बिना रेट ऑफ डिफ्यूजन के? तो बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं दिया वो कोई बात नहीं है। जो R होता है ना, याद रखना, इस R का फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ ताकि याद रहे। R होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम यानी कि V डिवाइडेड बाय T या R का फॉर्मूला होता है।
तो मैं R1 की जगह अगर R1 को रिप्लेस कर दूं V1 डिवाइडेड बाय T1 और R2 को रिप्लेस कर दूं बेटा V2 डिवाइडेड बाय T2 से, तो कोई मसला तो नहीं? बेटा इस स्टेप में कोई मसला तो नहीं? नो सर। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है जो यहाँ मैं कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे थोड़ी। तो V1 डिवाइडेड बाय T1, अच्छा डिवाइड है तो ये हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय T2। ये मैंने फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन का अंडरलाइन था इसको मैंने डिवाइड में चेंज कर दिया। ये हो गया M2 ओवर M1, V1 डिवाइडेड बाय T1। अब डिवाइड को किस में चेंज कर दिया? मल्टीप्लाई में। अच्छा आपको पता है कि फ्रैक्शन में दो टर्म्स कभी भी डिवाइड नहीं होती, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड को चेंज किया। ये हो गया T2 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1। V1 क्या है? 400 और T1 देखो क्या है? T1 20, T1 है 20। अच्छा T2 क्या है? पता नहीं, T2 तो निकालना है। V2 क्या है? 400। M2 64 और M1 है 4। 400 से 400 कैंसिल हो गया, सही है। इसको यहां करूंगा बाकी सॉल्यूशन। जी 400 से 400 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 और 4 16 जा 64। अब इधर क्या बचा? इधर बचा है T2 इधर बचा है T2 डिवाइडेड बाय 20 और यहाँ पर अंडर रूट 16 रह गया। 1 की तो पता है डिनोमिनेटर में, आपको पता है कि कोई औकात नहीं होती, तो 1 नहीं लिख रहा मैं, सही है। अच्छा T2, अब इधर T2 के नीचे देखो डिवाइड हो रहा था 20 ना, ये आ गया 20। अंडर रूट 16 जो है उसको आप अंडर रूट 16 लोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। करके देख लो, 16 अंडर रूट 4 आ गया। अब 20 को उधर भेजकर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। T2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 20। आंसर क्या आ गया? T2 इज इक्वल टू 80 सेकेंड्स। हो गया सॉल्व बेटा, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और देखो यही आंसर भी है। बात समझ में आई? जी सर। तो मेरे ख्याल से अब एक न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको दे दिए जाए तो आप लोग कर सकते हैं। लिहाजा अब ये जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं, सर मिनट के लिए ऊपर कीजिएगा। अच्छा ऊपर कर दें, ये लीजिए बेटा ऊपर कर दिया, सही है। सही है सर। अब ये जो 3 सवाल हैं, जी सर। ओके, ये जो 3 सवाल हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 सवाल आपको करने, ये 3 नहीं है बेटा, देखा जाए तो ये 1 2 और इस तीसरे सवाल में 3 सवाल हैं, तो टोटल 5 सवाल हैं। तो ये 5 सवाल आपको मुझे मंडे तक करके दिखाने हैं, सही है। तो इसके हवाले से बात मैं आपसे मंडे को करूंगा, ठीक है। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? क्लास ऑफ करें? यस सर। चलें, बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।